बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ना बन सकें, उनका रास्ता रोकने के लिए अब मुख्तलिफ जो हरबे हैं वो अपनाए जा रहे हैं। इससे पहले तो जो इस्लाहात थी पार्लियामेंट में, मखसूस नशिस्तें अगर मिल जाती हुकूमत को, तो इन इस्लाहात के ज़रिए चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब को दी जानी थी एक्सटेंशन, और फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मामला तो फिर मज़ीद 2-3 साल के लिए लटक जाता। लेकिन जैसे ही फैसला आया मखसूस नशिस्तों का, हुकूमत को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, तरमीम ये नहीं कर सके, एक्सटेंशन नहीं हो सकी, तो अब एक और नया तरीका अपनाया जा रहा है कि किसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो रास्ता है वो रोका जाए और वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना बन सकें। मोहम्मद अशफाक साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, लाहौर हाई कोर्ट ये कवर करते हैं। इनकी जानिब से एक ट्वीट की गई है और ये लिखते हैं कि ब्रेकिंग, लाहौर हाई कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट में भी टॉप 3 जजेस से चीफ जस्टिस का इंतखाब करने पर गौर। यानी कि लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ था, जस्टिस आलिया नीलम जो हैं वो चीफ जस्टिस किस तरीके से बनी थी, वो तीसरे नंबर पर थी और उन्हें जो 2 जजेस थे सुपरसीड करते हुए उन्हें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया। और मकसद क्या था जी कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद साहब थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाना था, क्योंकि बहुत सारे मामलात के ऊपर उन्होंने स्टैंड लिया हुआ था ट्रिब्यूनल्स के मामले पर, और हुकूमत जो है वो उनसे खुश नहीं थी। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब ने भी हुकूमत के साथ मिलकर वो जो इजलास भी हुआ उसमें वोट जो थे वो दूसरी तरफ ज़्यादा थे, तो शहजाद मलिक साहब जो थे उन्हें तैनात कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो सीनियर जज थे लाहौर हाई कोर्ट में और वो कायम मकाम चीफ जस्टिस भी रह चुके थे, उनका असूली तौर के ऊपर और जिस तरीके से सीनियरिटी का एक जो रूल है, चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा खुद माजी में इसकी बात करते आए हैं, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों की उन्होंने खुद धज्जियाँ बखेरी। इस असूल को पामाल करते हुए तीसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप जहन में रखें, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जब चीफ जस्टिस बनी तो उनकी काबिलियत के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से कोई शक नहीं है। ज़ाहिर सी बात है वो एक काबिल जज हैं, तभी इस स्टेज तक पहुंची। बात सिर्फ यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ कि 3 जजेस थे, 2 सीनियर जजेस थे और तीसरे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया गया। अब नाज़रीन, मोहम्मद अशफाक साहब जो दावा कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की तर्ज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इसी तरह का जो फार्मूला है वो अप्लाई किया जाएगा, इसके ऊपर गौर किया जा रहा है कि ये फार्मूला किस तरह से बनाया जाए और कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि किसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो रास्ता है वो रुक सके। अब जो 3 सीनियर जजेस हैं इनमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर और फिर जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। तो अब यहाँ पर भी इसी तरह का कोई काम किया जाए कि नीचे से किसी जज को लाया जाए ऊपर, या 3 की बजाय अगर ये टॉप 5 में आते हैं तो नीचे से किसी जज को लाकर ये चीफ जस्टिस बना दें। और जो कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब जिस तरीके से अभी हुकूमत के साथ चल रहे हैं उस तरह से वो जो चीफ जस्टिस हों, हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक हों और वो भी उसी तरीके से चलें। तो पहले तो अदालती इस्लाहात का जो पूरा एक पैकेज था उसमें जजिस से भी कहा गया जी कि आपकी भी 2-2, 3-3 साल की जो टर्म है वो बढ़ जाएगी, आप बतौर जज जो है वो काम करते रहेंगे। एक किस्म का लालच था इसके अंदर, लेकिन जजिस की जानिब से इसके ऊपर स्टैंड लिया गया। और फिर जिस तरह से मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो स्टैंड लिया और दीगर 7 जजिस की जानिब से जो स्टैंड लिया गया, तो ये जो प्लान था वो तो नाकाम हुआ, फ्लॉप हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अब ये किया जा रहा है जी कि किसी तरीके से चौथे, 5वें या तीसरे नंबर का कोई जो है उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया जाए और यूं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो रास्ता है वो रोक लिया जाए। और इसका सबसे बड़ा सबूत एक और ये भी है कि अभी तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान। यानी कि जस्टिस काजी फ़ायद ईसा जो है उनका बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन 3 महीने पहले जारी कर दिया गया था। अभी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मौजूद थे, उनके टेन्योर के दौरान 3 महीने पहले उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और फिर वो चीफ जस्टिस बने। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को तकरीबन 2-2.25 महीने रह गए, लेकिन अभी तक इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। तो अगर हुकूमत के जहन में ऐसा कुछ नहीं है तो जल्दी से
ये जारी कर दें उनका नोटिफिकेशन। पहले भी एग्जांपल्स मौजूद हैं, ऐसे ही जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। या फिर बहुत सारे कहने वालों का ये भी कहना है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी शायद किसी को हाँ वगैरह कर दे तो फ़ौरन से सब कुछ जो है वो हो सकता है। लेकिन काजी फायज ईसा जो हैं उनकी एक्सटेंशन का मामला रुक चुका है। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस रास्ता रोकने के लिए प्लानिंग जारी है, लेकिन इनको पहले ही बता रहा हूं ये सबसे बड़ी नाकामी होगी और जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। अच्छा, अदलिया से इस तरह की महाज राय की बहुत कोशिशें की गई और अभी भी ये अदलिया से ही तो असल में इन्होंने आप कहें कि पंगा ले लिया या महाज राय की जो कोशिश थी वो की गई। और उसके बाद जब अदलिया के अंदर से जजिस उठे, जजिस ने लेटर लिखे, मुदाखलत पर जो है वो बर्दाश्त नहीं किया, दबाव को वो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन आइनो कानून के अंदर रहते रहे। और फिर मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है ये एक टर्निंग पॉइंट था जो कि दिया गया। और अब भी कोशिश कर लें, सर जोड़ लें, ज़ाहिर सी बात है हिकमत अमली अपनाई जाएगी, लेकिन ज़रा ये भी कहते हैं कि इसमें भी इनको बड़ी नाकामी होगी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही आइंदा के चीफ जस्टिस बनेंगे। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन आपको देनी है सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। आज जो दिन है वो मुकम्मल हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट में ने एक टाइम दिया हुआ था कि इस टाइम में जो MNAs हैं आज़ाद वो PTI के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जमा करवा दें और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन साहब के नोटिफिकेशन जारी कर दे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 39 के किए, बाकी 41 के नहीं किए। और सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दे दीजिए कि अब हम है कि हम वेरीफाई कैसे करें कि PTI के ही ये लोग हैं, क्योंकि PTI का तो कोई चेयरमैन है ही नहीं। और इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में ले गए। लेकिन नाज़रीन इस सारे के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, आधा इंप्लीमेंट किया गया और आधा इंप्लीमेंट नहीं किया गया। और इस दौरान फिर 2 जजिस का इख्तलाफी नोट भी आ गया और उसमें बाकायदा तौर पर तरगीब दी गई जी कि आइनी और गैर आइनी अगर फैसला हो तो उसके ऊपर कोई इदारा इंप्लीमेंट ना करे। लेकिन खैर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के पास जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया हुआ था वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मुकम्मल तौर पर इंप्लीमेंट नहीं किया। अब नाज़रीन यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो तौहीन अदालत भी है और दूसरा मिसकंडक्ट भी है सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से। इसमें जी शिकायतें दायर भी की जा चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब भी पाए जाते हैं, उनके अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो भी बनती है। अब सारी की सारी जो नज़रें हैं वो 8 जजिस के ऊपर हैं और 8 जजिस के तफसीली फैसले के ऊपर हैं कि वो फैसला क्या आता है। क्या जिस तरह से बड़ा धमाका जो मखसूस नशिस्तों केस में 8 जजिस की जानिब से किया गया, अब जो तफसीली फैसला है इसके हवाले से भी बताया जा रहा है जी कि सबकी जो तसल्ली है इस फैसले के अंदर वो हो जाएगी। और जो एक माहौल बना था 2 जजिस के इख्तलाफी नोट जारी होने के बाद जो एक माहौल बनाया गया और 8 जजिस पर ही चार्जशीट लगी जी कि उन्होंने गलत फैसला दिया और जो 2 जजिस हैं उनका इख्तलाफी नोट ठीक है। लेकिन खैर इस इख्तलाफी नोट की इतनी अहमियत है कि चलें इख्तलाफी नोट सामने आ गया, लेकिन फैसला अक्सरियती ही होता है। तो 8 जजिस जल्द फैसला जारी करने जा रहे हैं। तकरीबन 10 दिनों 7-10 दिन हैं। इस दौरान जो फैसला है वो मखसूस नशिस्तों का जो तफसीली है वो आ सकता है। तो देखें अब कब फैसला जारी होता है, लेकिन ज़राए इसी तरह से जो दावे हैं वो कर रहे हैं। फिर इसी तरह से जी नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो कमेटी थी, यानी कि जजिस कमेटी जो कि केसेस के बेंच मुकर्रर करती है, उस हवाले से जो मीटिंग उनकी होती रहती है, लास्ट मीटिंग के जो मिनट्स थे यानी कि मीटिंग के अंदर क्या क्या होता रहा उसकी डिटेल्स जारी कर दी गई हैं। क्योंकि लास्ट मीटिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी कि अरशद शरीफ शहीद का जो केस था वो अचानक से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था उसके सामने आ गया और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये केस तो डिस्कस ही नहीं हुआ, तो कैसे ऑटोमेटिकली ये लग सकता है, या काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस के कहने के ऊपर ये कैसे लग सकता है, ये तो 3 रुकनी जो कमेटी है वो फैसला करती है। तो ये सारी डिटेल्स डिस्कस हुई हैं और साथ में जो 2 एडहॉक जजिस हैं जस्टिस सरदार और जस्टिस मियां आलम, इनकी जानिब से एक लेटर भी लिखा गया, वो भी डिस्कस हुआ है। अंदरूनी कहानी भी इस कमेटी की आपके सामने रखता हूं और इस कमेटी में कैसे, इस कमेटी में भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो अब तनहा रह गए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो सेम पेज पर हैं। तो ये ज़रा सुनिएगा जी कि क्या इसके अंदर जो
डिस्कशन थी वो हुई। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने यह कहा कि अरशद शरीफ केस में आइनी तशरीह का नुक्ता नहीं है, 3 रुकनी बेंच अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत कर सकता है। यानी कि ये चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का मौक़िफ़ था कि ये कोई आइनी केस नहीं है तो 3 रुकनी कर सकता है, इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में ही 3 रुकनी जो बेंच है वो इसकी समाअत करे। अच्छा, इस पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने क्या कहा जी, उन्होंने कहा जी कि इस मामले के ऊपर लार्जर बेंच बनाया जाए। माजी में भी 5 रुकनी लार्जर बेंच ही इस केस की जो समाअत है वो कर चुका है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं वो भी पहले ये मुकदमा सुन चुके हैं और कमेटी के 2 अरकान ने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देने पर जो जोर है वो दिया। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मुखालफत तो की 5 रुकनी बेंच की, लेकिन ज़ाहिर सी बात है फिर ये तो नहीं हो सकता कि 2 एक तरफ हों और काजी साहब एक तरफ हों, तो हार तो फिर माननी ही थी। तो 2 जजिस अक्सरियती जजिस का जो फैसला था वही हुआ और फिर इसके ऊपर जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था वो बनाया गया। फिर इसी तरह से जी जो मामला इसमें मज़ीद ज़ेर गौर आया वो ये था जी कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल उनकी जानिब से चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को एक ख़त भेजा गया और एडहॉक जजिस ने उस ख़त में ये कहा जी कि रोज़ाना सिर्फ 10 जो मुकदमात हैं वो उनके सामने समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं। अब नाज़रीन यहाँ पर एक और चीज़ आप ज़रा गौर कीजिए कि एडहॉक जजिस को तैनात करने का मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केसेस हैं उनकी तादाद मुसलसल बढ़ रही है और तारीखी इजाफा हुआ है चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के दौर में, तो एडहॉक जजिस लाए जाएं ताकि केसेस की तादाद को कम किया जा सके, जल्दी केसेस को निपटाया जा सके। लेकिन किया क्या जा रहा है कि सिर्फ 10 केसेस एडहॉक जजिस के सामने लगाए जा रहे हैं। तो 10 केसेस होंगे तो फिर कैसे चीज़ें जो है वो एडहॉक जजिस का जो मकसद है वो पूरा होगा। तो ये लेटर लिखा गया जी, इस पर जी चीफ जस्टिस ने फिर उनको सराहा कि ठीक है आप जो है वो काफ़ी जो है वो काम शाम कर रहे हैं, लेकिन अब ये होगा जी और 1 घंटे के अंदर जो है वो 10 मुकदमों का जो फैसला था वो हमने दे दिया। बहरहाल अब आइंदा से फिर ये होगा कि 10 केसेस नहीं बल्कि ज़्यादा केसेस जो हैं वो एडहॉक जजिस के सामने लगाए जाएंगे और बिल्कुल लगाए जाने चाहिए, जो मेन मकसद था एडहॉक जजिस को लाने का। और फिर इसी तरह से अगर वो ख़ुद जजिस ये कह रहे हैं तो उनके सामने मज़ीद जो केसेस हैं वो लगने चाहिए। फिर इसी तरह से जी मुतफ़िका तौर पर शरीयत एपलेट बेंच की जो तश्कील है इसकी भी मंजूरी दी गई और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में शरीयत एपलेट बेंच भी तश्कील दिया गया। यानी कि शरीयत कोर्ट जो फैसले करती है उन फैसलों को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन उसमें जी एक शरीयत एपलेट बेंच होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो अलहदा से बनता है। तो उसमें जी चीफ साहब ने कहा कि दीगर जजिस छुट्टियों पर हैं तो उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच होना चाहिए, तो 5 रुकनी बेंच की जो मंजूरी थी वो दे दी गई और शरीयत कोर्ट के जो केसेस हैं वो अभी इस बेंच के सामने चैलेंज हो सकेंगे। तो ये जी उस कमेटी की अंदरूनी कहानी है, किस तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने स्टैंड लिया, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने स्टैंड लिया और जो बेंचेस वगैरह बने। आखिर में जी हामिद मीर साहब की जानिब से एक बयान दिया गया है और उन्होंने ये कहा है कि हसीना वाजिद ने अपने एक रिश्तेदार जर्नेल को दिसंबर 2023 में CGS बनाया, फिर चंद महीनों में इसे आर्मी चीफ बना दिया, लेकिन मर्जी का आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा इनकी हुकूमत को बचाने में नाकाम रहा। सबक यह है कि हुकूमतें अवामी हिमायत से चलती हैं, आर्मी चीफ की हिमायत से नहीं चलती। तो ये जी हामिद मीर साहब की जानिब से कहा गया है और इसमें बड़ा पैगाम उनकी जानिब से दिया गया है। अगर कोई इसको समझे कि देखें हसीना वाजिद ने क्या किया, अपने ही एक रिलेटिव को उन्होंने पहले प्रमोशन दी और प्रमोशन देने के बाद अपने ही उस रिलेटिव को आर्मी चीफ तैनात कर दिया। और इनके हवाले से कहा जाता है जी कि जो आर्मी चीफ है बांग्लादेश के, ये हसीना वाजिद की कोई कज़न है, उनके जो है वो शोहर हैं और फिर इनके और भी कुछ फैमिली टर्म्स हैं। तो किस सोच से लगाया गया कि जी मेरा अपना आर्मी चीफ होगा और जो मेरी हुकूमत है वो चलती रहेगी। और उसके बाद जिस तरीके से हसीना वाजिद साहिबा के कुछ जो बयान सामने आते रहे और जिस तरीके से स्टूडेंट यूनियंस को दहशतगर्द भी करार दिया गया, सख्तियाँ की गई, लेकिन आखिर में पैगाम ये है कि आप तमाम ताकत का इस्तेमाल कर लें, आर्मी चीफ आपका अपना क्यों ना हो, लेकिन हुकूमतें तब चलती हैं जब इस
इन हुकूमतों को अवामी हिमायत हासिल हो। अब इसी सिचुएशन को ज़रा पाकिस्तान की सिचुएशन से अगर आप कंपेयर करें तो क्या मौजूदा चुनतखब हुकूमत को अवाम की हिमायत हासिल है या नहीं हासिल है? तो जवाब यही है कि अवाम की हिमायत हासिल नहीं है। ये एक चुनतखब हुकूमत है। किस तरह से मुबैना तौर पर धांधली करके फार्म 45 और फार्म 47 के बाद ये जो हुकूमत थी वो वजूद में आई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि 2/3 अक्सरियत उसने हासिल की हुई थी, लेकिन उन्हें इलेक्शन से भी बाहर रखा गया, और फिर उसके बाद जो वो नशिस्तें जीते वो भी नहीं दी गई। और फिर उसके बाद क्या किया गया जी कि मखसूस नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिली, और इन मखसूस नशिस्तों के ऊपर ये अपना हक जताते फिर रहे, और सुप्रीम कोर्ट तक फिर जो मामला है वो गया, और बिल आखिर जजिस की जानिब से स्टैंड लिया गया, और फिर मखसूस नशिस्तें PTI को देने का जो हुक्म है वो दिया गया। बहरहाल आखिर में बात यही है कि जो हुकूमतें हैं वो आर्मी चीफ की हिमायत से नहीं बल्कि अवाम की हिमायत से चलती हैं। हामिद मीर साहब की जानिब से भी ये अहम जो मैसेज है वो दे दिया गया है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।